लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है उस की फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली व्हाट इज़ कंपनसेशन मैनेजमेंट और उसको किस तरह जो है वो हम डोमेस्टिक कंपनसेशन में देखते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं उनको किस एरिया की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो कंपनसेशन को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। अभी हम सेकंड वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनसेशन अप्रोचेज इन द वेरियस कंट्री। जो मुख्तलिफ कंट्री है यहाँ पर हम जो है वो 3 कंट्री का ज़िक्र करेंगे, जिसके अंदर एक यूएसए है, यूरोप है और जापान है। तो इन 3 कंट्री के अंदर जो कंपनसेशन की अप्रोचेज इस्तेमाल की जाती हैं वो हम बहुत बेसिक्स में डिस्कस करेंगे। जैसा कि अगर हम देखें कि यूएसए के अंदर जो है वो कंपनसेशन कैसे पैकेज जो है तैयार किया जाता है, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो हमें पता चलता है कि जो कंपनसेशन पैकेज यूएसए में होता है उसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूड होती है उसमें बेस सैलरी होती है, बोनसेस होते हैं, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स होते हैं और अदर बेनिफिट्स एंड पर्क्स उसके अंदर शामिल होते हैं। बेस सैलरी जो है उस टोटल पैकेज का बड़ा स्मॉल अमाउंट होता है। बाकी जो सैलरी होती है उसके अंदर ये कंपनसेशन होता है, उसमें बोनसेस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं और अदर बेनिफिट्स होते हैं। तो इसके अंदर बेस सैलरी का कंसेप्ट बहुत कम है, और जहाँ पर इंसेंटिव्स है या आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड्स है या अदर बेनिफिट्स है वो ज़्यादा यूएसए के अंदर जो है दिए जाते हैं ताकि एम्प्लॉई जो है परफॉर्म करे, मोटिवेट रहे। इसी तरह अगर यूरोप में हम अगर देखें आप, तो वहाँ पर अमेरिका के मुकाबले में जो है जो कंपनसेशन पैकेज होता है वो कम होता है। अ, लेकिन जो बेनिफिट्स है और पर्क्स है वहाँ पर यूरोप के अंदर वो अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये एक छोटा, वैसे तो ओवरऑल कंपनसेशन बहुत कम है, लेकिन अ, इस कंपनसेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए, इसको एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए जो यूरोप है वहाँ पर बेनिफिट्स और पर्क्स के ऊपर ज़्यादा जो है फोकस है एम्प्लॉयर का या ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए। इसी तरह अगर हम जापानीज़ कंपनसेशन मैनेजमेंट को देखा जाए तो वहाँ पर जो है जापानीज़ जो है जो कंपनसेशन पैकेज तैयार करते हैं उसका ज़्यादातर फोकस जो है वो सीनियरिटी के ऊपर होता है। वहाँ जितना ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करते चले जाते हैं उतना जो है उनका कंपनसेशन पैकेज जो है वो बढ़ता चला जाता है। जितना एक्सपीरियंस होते हैं उतना ज़्यादा उनका कंपनसेशन पैकेज होता है। जो बड़ी कंपनीज हैं यूएसए के अंदर, सॉरी जो जापान के अंदर बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो सीईओज हैं वो अगर अमेरिकन सीईओ से कंपैरिजन किया जाए तो उनकी सैलरी अमेरिकन सीईओ का 1/3 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सीईओज की सैलरी जापानीज जो है उनके यहाँ बहुत कम होती है, लेकिन सीनियरिटी की बेस पर जो है ये लोग पे तैयार करते हैं। और वहाँ पर ज़्यादातर जो इंसेंटिव्स हैं वो टीम बेस्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर टीम का कंसेप्ट है, टीम में लोग काम करते हैं, वहाँ टीम को जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो टीम बेस्ड रिवार्ड्स जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है जापान के अंदर। इंटरनेशनल कंपनसेशन कम्प्लेक्सिटीज क्या क्या हो सकती हैं कि हमें कहाँ कहाँ हमें जो है जब हम इंटरनेशनल कंपनसेशन को मैनेज कर रहे हो तो हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस एरिया में हमें जो है वो नॉलेज होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर जो है हमें बेहतर नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसा कि आप किसी भी कंट्री में जाए तो सबसे जो वेरिएशन होती है सबसे ज़्यादा वो टैक्सेस के अंदर होती है। जो इनकम टैक्स है या इसके अलावा और जो टैक्सेस है उसकी नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले जो भी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर लोग मौजूद हैं
वो कंपनसेशन पैकेज को तैयार करते हुए सबसे पहले ये देखना होगा कि जो है वो टैक्सेस किस कंट्री में कम है, किस कंट्री में ज़्यादा है। जैसे अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पर पे तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पर टैक्सेस ही इतने ज़्यादा है कि तकरीबन 1/3 से भी ज़्यादा जो उनकी सैलरी है वो सिर्फ खाली टैक्सेस के अंदर ही चली जाती है। तो पे पैकेज को जो है वो बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि उस कंट्री के जो टैक्सेस हैं वो कम है, ज़्यादा है, कौन-कौन से टैक्सेस हैं, उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। अगर एक बंदे को आप एक कंट्री से, पैरेंट कंट्री से या किसी दूसरे थर्ड कंट्री से अगर आप उसे हायर करके ऐसे किसी कंट्री के अंदर ले जा रहे हैं जो डेवलप्ड है, और वो पहले किसी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री में रहता था, तो डेफिनेटली वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा होगी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम भी हो सकती है। तो आपको कंपनसेशन पैकेज तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि आप जब जो है पैकेज तैयार कर रहे हो तो उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री जो है उसे मद्देनज़र रखना चाहिए कि उसकी सैलरी बनाते हुए कि वो जो है क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी उसकी, वो सर्वाइव कर सकेगा उस सैलरी के अंदर, नहीं कर सकेगा, वो कुछ सेविंग भी करेगा या नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखकर आपको जो है वो कंपनसेशन पैकेज जो है वो तैयार करना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का नॉलेज जो है उस कंट्री का, जिस कंट्री में आपकी कंपनी ऑपरेट कर रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्योंकि कम एम्प्लॉई जो है और उसने वहाँ रहना भी है, तो हाउसिंग की जो फैसिलिटी है जो वहाँ पर वो कंपनी की तरफ से है, या वहाँ पर जो हाउसिंग है उसका रेंट क्या है, उसकी जो अकोमोडेशन उसको मिल रही है, उसका उसके ऊपर कितना एक्सपेंस हो रहा है मंथली, तो वो उसकी नॉलेज भी जो है, अब जो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो कंपनसेशन तैयार कर रहे हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हाउसिंग एक्सपेंसेस जो है उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय के कितने होंगे। उसको जो है कंपनसेशन पैकेज का पार्ट बनाते हुए ये सारे जो है हाउसिंग फैसिलिटी जिस, तो बाज़ दफ़ा जिस कंट्री में है, इवन जिस सिटी में उस कंट्री में रहते हैं, उसमें भी बड़ा डिफरेंस होता है। तो वो उसको सामने रखते हुए आपने जो है इसको देखना। फिर आप सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हैं कि अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा सेफ है, तो वहाँ पर जो है वो आपको कम सेफ्टी अलाउंसेस जो है वो ऑफ़र करने चाहिए। जहाँ पे अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ पे सेफ्टी के इश्यूज़ हैं तो डेफ़िनेटली लोग वहाँ जाने से हेजिटेट कर रहे होते हैं। तो आपको उस की सेफ्टी का सबसे पहले तो इंतज़ाम भी करना चाहिए, और उसके अलावा उसका जो कंपनसेशन है उसको जो है वो उसके अंदर सेफ्टी अलाउंसेस जो है वो बढ़ाकर उसे देने चाहिए, ताकि वो मोटिवेट हो और वहाँ जाना पसंद करे। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन है, तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो है वो लोग आते जाते हैं, या प्राइवेट गाड़ी जो है इस्तेमाल होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना एक्सपेंस है, प्राइवेट गाड़ी का कितना एक्सपेंस है, कितना टाइम आने जाने में लगता है, कितना मुश्किल जो है जो है वो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है, कितनी कॉस्टली है। तो ये सारी चीज़ें मालूमात जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के लोगों के पास होनी चाहिए कंपनसेशन बनाने से पहले। इसी तरह फिर और वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। स्कूलिंग आपके बच्चों की कैसे होगी। फर्ज करो आप पाकिस्तान में रहते हैं, अब आप किसी यूएसए में चले गए, या आप यूके में चले गए, या आप किसी यूरोप कंट्री में चले गए। अब वहाँ पर आपकी जो बच्चों की एजुकेशन है वो कितनी कॉस्टली हो, कितना पैसा उसके ऊपर लगेगा, और किस लेवल के स्कूल होंगे। तो स्कूल के लेवल के लिए हिसाब से आप जो है उसका कंपनसेशन पैकेज के अंदर उनके बच्चों की फ़ी वगैरह जो है वो भी आपको एडजस्ट करनी चाहिए, ताकि वो बच्चे आसानी से वहाँ पढ़ सकें। अब जो पाकिस्तान में पढ़ रहा है उसकी फ़ी का लेवल अलग है, जब आप बाहर के किसी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे फ़ी बिल्कुल अलग होगी। तो आपको देखना होगा कि जो है वो फ़ी जो है वो कितनी वहाँ स्कूल ले रहे हैं, और उस तरह जो है कंपनसेशन पैकेज के अंदर उसे ऐड करना चाहिए। इसी तरह लेंथ ऑफ सर्विसेज है, तो आप कितना अर्से से स्टे कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म है तो उसके अंदर इसमें कुछ चीज़ें वैसे ही जो है एक्सक्लूड हो जाएगी। जैसे शॉर्ट टर्म में जाएगा तो शायद बच्चों को वहाँ ले जाना पसंद ना करें। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले जा रहे हैं तो फिर बच्चों की शिफ्टिंग वहाँ पर होगी, और चीज़ें बहुत सारी होंगी। तो स्टे के ऊपर भी बहुत जो है, अगर लॉन्ग टर्म असाइनमेंट है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें उसको जो है
एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करनी होगी, तो लेंथ ऑफ स्टे के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा जो है उसको सामने रखकर भी आप कंपनसेशन पैकेज को तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल कंपनसेशन। क्यों हम इंटरनेशनल कंपनसेशन के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, जबकि हमारे पास डोमेस्टिक जो कंपनीज होती है उसके अंदर ऑलरेडी जब हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास कंपनसेशन पैकेज ऑलरेडी तैयार होता है। तो वाई वी आर कंसर्न अबाउट द इंटरनेशनल कंपनसेशन, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम ऐसा जो है वो करना चाहते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है शुड बी कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड द बिजनेस नीड ऑफ द एमएनई। तो एमएनई का मतलब है मल्टी नेशनल एंटरप्राइजेस। तो अगर हम असल में कंपनीज जो होती है वो ये चाहती है कि उनका जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रैटेजी है कंपनसेशन की, वो बिल्कुल एक जैसी हो। ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है उनके स्ट्रक्चर और बिजनेस के नीड से बिल्कुल कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल अलग जो है, एक कंट्री में अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में अलग है। वो ठीक है, अलग अलग उसके कंट्री के हिसाब से हो सकती है, लेकिन उनकी जो मेन जो जो पैरेंट कंट्री है उसके लिहाज से बड़ी कंसिस्टेंट होनी चाहिए और तमाम लोगों के लिए कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक अलग और दूसरा अलग और तीसरा। तो कंसिस्टेंसी के लिए जो है ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो नॉलेज होना चाहिए उन तमाम एरियाज़ का जहाँ जहाँ आपको जो है, उन तमाम कंट्री का जहाँ जहाँ आप अपने बिजनेस जो है उन्हें ऑपरेट करने जा रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं। इसी तरह दूसरा इसके अंदर पॉइंट है कि मस्ट बी सफिशिएंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्टाफ इन द एरियाज वेयर एमएनई हैज ग्रेटेस्ट नीड एंड अपॉर्चुनिटी। अब कुछ ऐसे कंट्री होते हैं जहाँ पर आपको जो है जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी ज़्यादा नीड होती है। वहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना इट विल बी डिफिकल्ट देन द अदर कंट्री। तो इसलिए आपको ये देखना है कि कौन सा कंट्री ऐसा है जहाँ पे लोगों को रिटेन करना जो है वो ज़्यादा आसान है और कौन सा कंट्री ऐसा है जिसमें रिटेन करना आपको ज़्यादा मुश्किल है। तो जहाँ पे रिटेन करना ज़्यादा आसान होगा वहाँ कंपनसेशन पैकेज डेफिनेटली थोड़ा कम होगा, और जहाँ पे लोगों को रिटेन करना जो है और अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा वहाँ पे आपको कंपनसेशन पैकेज को ज़्यादा बेहतर रखना पड़ेगा। तो ये दूसरी चीज़ है जहाँ पर आपको जो है इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट करने में और रिटेन करने में जो है किस तरह वहाँ के जो कंपनीज है वो काम कर रही है और क्या कंपनसेशन पैकेज जो है वो दे रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है शुड फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इंटरनेशनल एम्प्लॉइज इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो आप जब इंटरनेशनल एम्प्लॉइज होते हैं उसको कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर, यानी आप बहुत ज़्यादा पैसा खाम खाम में खर्च ना करें और कॉस्ट मिनिमाइजेशन जो है करके आप जो है उन एम्प्लॉइज को वहाँ पर उन एम्प्लॉई वो एम्प्लॉई भी मोटिवेट हो और आपकी जो कंपनी है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना आए। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो बड़ी ज़रूर हो के विन विन सिचुएशन हो कि एम्प्लॉई भी सेटिस्फाइड हो जाए और जो कंपनी है उसकी भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है इनकर ना करनी पड़े। तो ये एक थर्ड पॉइंट है जो कि हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सपेट्रिएट एक्सपेक्टेशंस होती है कि जो लोग किसी थर्ड कंट्री से जो है वो दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि वो सोच कर जा रहे होते हैं उस कंट्री में जॉब करने के लिए। तो पहली तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी एंड लिविंग कॉस्ट इन दी फॉरेन लोकेशन। तो वो सबसे पहले जो है ये चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल टर्म में उनके जो बेनिफिट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन हो, उनको सोशल सिक्योरिटी मिले और लिविंग कॉस्ट जो हो जिस लोकेशन में जिस फॉरेन कंट्री में वो काम कर रहे हैं उसके लिहाज से जो है वो उन्हें दी जाए। अपॉर्चुनिटीज फॉर फाइनेंशियल एडवांसमेंट थ्रू इनकम एंड सेविंग। तो uh, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो जिस कंट्री में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है उनकी इनकम बढ़े और सेविंग हो उनकी, क्योंकि वो इसलिए दूसरे कंट्री में सफ़र करके जा रहे हैं अपनी फैमिली से दूर या अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी सेविंग्स हो ताकि जितना ज़्यादा सेविंग होंगी उतना ज़्यादा वो मोटिवेट होंगे। तो ये उनकी ये जो है एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो जब किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी सेविंग्स जो है वो बढ़नी चाहिए।
थर्ड पॉइंट है इशू सच एज हाउसिंग, education of children who leave और recreation to be addressed in the policy। तो ये थर्ड एक्सपेक्टेशंस होती है कि जब वो कंपनसेशन पॉलिसी बनाई जाए तो उसके अंदर उनकी हाउसिंग की फैसिलिटी जो है उसे देखा जाए और उसके कंपनसेशन पैकेज के अंदर उसे शामिल हो। उसके जो बच्चे हैं वो स्कूलिंग है उसकी उसकी एजुकेशन है, उसको कंपनसेशन पैकेज का पार्ट बनाया जाए। होम लीव है फॉर एग्जांपल, उन्हें दूसरे कंट्री में वापस आना है तो उसके लिए क्या कोई लीव उसके लिए असाइन की गई है या नहीं की गई, या उसके अलावा कहीं उसको जो है घूमने के लिए जाना है, अपनी फैमिली के साथ विजिट करने के लिए जाना है, तो क्या इन सारी चीज़ों को एडजस्ट किया गया है। ये एक्सपेक्टेशंस होती है एक जो थर्ड कंट्री से लोग आते हैं होस्ट कंट्री में जॉब करने के लिए। उसके अलावा जो है करियर एडवांसमेंट बड़ी ज़रूरी है कि जब वो आ रहे होते हैं तो उनकी प्रमोशन, करियर एडवांसमेंट, और इवन जब वो अपने कंट्री में वापस जाते हैं तो क्या वो जो यहाँ पर उस कंट्री जो एडवांसमेंट हुई है, जो प्रमोशंस हुई है, क्या उसी तरह उनको वहाँ उनके अपने कंट्री के अंदर जो है उसी प्रमोशन के साथ वहाँ पे लिया जाएगा अगर वापस जा रहे हैं तो, या फिर वो जिस पोजीशन पर पहले से ही काम कर रहे थे वहीं से नए सिरे से शुरू होगा। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि जब वो करियर एडवांसमेंट हो और वापस वो जाए तो जहाँ तक वो पहुंच चुके हैं, जहाँ तक उनकी प्रमोशन हो चुकी है, उन प्रमोशन तक जो है जो है उसके बाद ही नए प्रमोशन के साथ या उसी कम से कम उसी प्रमोशन के साथ ही उन्हें वापस उस कंट्री में जो है वो भेजा जाए। तो ये एक सेकंड वीडियो का के अंदर कुछ हमने डिस्कस किया है जो कि इंटरनेशनल कंपनसेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अभी थर्ड वीडियो एक और भी इंटरनेशनल कंपनसेशन के ऊपर जो है वो बनेगी। तो अभी हम सेकंड वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको इसके अंदर जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो समझ में आई होंगी और आप उसे सुनेंगे, पढ़ेंगे और आपके जो भी सवाल होंगे फिर आप क्लास के अंदर मुझसे पूछेंगे उसका। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप थर्ड वीडियो भी इसके साथ होगी।